फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 70 बीपीएससी पीटी की प्रारंभिक परीक्षा की डेट एक बार फिर से निर्धारित कर दी गई है। यद्यपि पूर्व में परीक्षा की तिथि 30 सितंबर 2024 को निर्धारित की गई थी, लेकिन चूँकि विज्ञापन जो थे कि सितंबर में भी नहीं आ पाई थी, इसीलिए परीक्षा की डेट जो है एक बार रीशेड्यूल की गई है और परीक्षा जो होगी अब वो 17 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई है। ठीक है, तो लगभग अब मान के चलिए कि आपके पास टाइम जो है अब केवल 65 डेज ही, एचपी 65 डेज से ज़्यादा समय है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 65 डेज यानी 65 दिन में किस प्रकार की रणनीति बनाकर हम लोग तैयारी करें जिससे कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो। क्योंकि कुछ दिन जो है 5-6 दिन जो है कि आपकी फेस्टिवल आने वाली है, उसमें आपकी निश्चित रूप से थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। इसीलिए आप 65 डेज ही मान के चले आज से कि आपके पास बिल्कुल समय है और इस 65 डेज में आपको दिन रात एक स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी करनी है जिससे कि आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो जैसे कि मैं आपको जैसे बीपीएससी में यद्यपि विभिन्न सेक्शन से प्रश्न पूछी जाती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट अफेयर्स, बिहार, ये सबसे पूछ दी जाती है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें से 3 सेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग है। ठीक है, वो सेक्शन है, एक सेक्शन है साइंस, दूसरी है इकोनॉमी और तीसरी है करेंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि ये 3 सेक्शन जो है, जो स्टूडेंट इस 3 सेक्शन में बेहतर परफॉर्म करते हैं वे लोग निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं। क्योंकि जहाँ तक हिस्ट्री या पॉलिटी से प्रश्न का सवाल है तो वो प्रश्न उतने कठिन नहीं रहते हैं। कोई भी आप बेसिक बुक्स को अगर पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को 30 अगर प्रश्न पूछी जाती है तो उसमें से आप 27-28 क्वेश्चन भी आप जो है कि ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इस 3 सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि प्रीवियस ईयर पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लें और अच्छे से एनालिसिस करें कि किस पैटर्न पे प्रश्न पूछी जा रही है और उस पैटर्न पे आप ये 3 सेक्शन की बेहतर ढंग से तैयारी कर लें। क्योंकि ये 3 सेक्शन जो है कि मेरिट बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे कुछ सेक्शन से प्रश्न हर साल पूछी जाती है तो उसमें से अभी आपको 65 डेज में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि वर्तमान समय में मार्केट में कई सारी बुक्स आ गई है, लेकिन उससे स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन ही होती है। इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर बुक बता दे रहा हूँ जिसको आप लोग यदि स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न उस बुक से आएगी और आप लोग एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो इतिहास में जैसे ले लें तो इतिहास में क्या करेंगे कि कुछ प्रश्न बिल्कुल बेसिक पूछी जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन लूसेंट का कर लेंगे। ठीक है, लूसेंट में बेसिक क्वेश्चन दी गई है, इसीलिए एक बार क्विक रिवीजन लूसेंट तो ऐसे भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन लूसेंट का एक बार क्विक रिवीजन कर लें, विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का। ठीक है, उसके अलावा और क्या करें, एक केटीसी प्रकाशन की एक बुक आती है इलाहाबाद से। ठीक है, ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, इसको आप जरूर से अध्ययन कर लेंगे। ये बुक जो है वो ऑप्शनल को ध्यान में, जब यूपीपीसीएस में या सिविल सर्विस में ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री हुआ करती थी, उसी को ध्यान में रख के ये बुक लिखी गई है और ये बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। इसमें तीनों सेक्शन बेहतर ढंग से दी गई है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाती है और यदि आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी फैक्चुअल प्रश्न पूछी जाएगी तो वो आपसे छूटेगी नहीं। जैसे 69th वाले में एक पुस्तक बुक पूछी गई थी कि नीति सार के लेखक कौन है, कामंदक हैं, तो वो जो थी कि इस बुक में दी गई थी, जबकि बहुत सारे बुक में नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से आप केटीसी इलाहाबाद वाले पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक काम और करेंगे, आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन में प्रीवियस ईयर प्रश्न दी गई है तो एक पता चल जाएगी जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उससे किस प्रकार की प्रश्न बनती है। तो इस प्रकार से आप ये 3 बुक फॉलो कर लेते हैं या 4, तो अब मैं समझता हूँ कि फिर आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। और बिहार से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो मैं आगे बता दूंगा। स्पेशली मैंने बिहार के लिए अलग से बना दिया है कॉलम। अब राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था में भी यानी पॉलिटी में बहुत टफ प्रश्न नहीं आती है, इजी प्रश्न आती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक बार लूसेंट से क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। ये बुक काफ़ी बेहतर बुक है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो भी फैक्चुअल प्रश्न पूछी जाएगी उसमें आपकी कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगी। तो आप परीक्षा वाणी को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन को देख लेंगे, ठीक है। यद्यपि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हर चैप्टर के बाद परीक्षा वाणी में भी दी गई है, लेकिन आप घटना चक्र पूर्वावलोकन को अच्छे तरह से देख लेंगे तो पीसीएस लेवल में किस प्रकार की प्रश्न बनती है वो आपको इससे पता चल जाएगी। तो आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन को एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी से भी प्रश्न जो है कि 12-13 प्रश्न पूछी जाती है, बहुत टफ नहीं रहती है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में भी आप लोग क्या करेंगे, एक बार लूसेंट को अच्छा से समझ कर पढ़ेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, लूसेंट को जस्ट एक रीडिंग डाल देते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगी। विशेषकर आप लूसेंट जब ज्योग्राफी और साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक लाइन को तोड़कर अच्छे से समझनी होगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा 69th में कई प्रश्न लूसेंट से पूछी गई थी, लेकिन वो सीधे डायरेक्ट नहीं पूछी गई थी बल्कि घुमा के पूछ दी गई थी। इसलिए आप लोग लूसेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे समझ कर। फिर परीक्षा वाणी भारतीय इतिहास को देख लेंगे, भारतीय भूगोल को। परीक्षा वाणी भारत का भूगोल देख लेंगे, ठीक है। विश्व का भूगोल नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगी। और घटना चक्र पूर्वावलोकन को देख लेंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, इसको देख लेंगे। और एक चीज़ क्या करेंगे, ज्योग्राफी में एटलस भी जरूर रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी जैसे इजराइल और फिलिस्तीन या हमास की जो लड़ाई चल रही है तो आपसे पूछ दी जाए कि इजराइल के पड़ोसी देश कौन सा है या नेबर देश कौन सा है, तो वो आप देख लेंगे एक बार मैप में कि इजराइल के नज़दीक में कौन कौन से देश हैं, या इजराइल कहाँ पे है, फिलिस्तीन कहाँ है, और फिर से मेडिटेरियन सी कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ को आप लोग का मैप देख लेंगे। फिर इसी तरह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो एक बार आप देख लेंगे कि रूस कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, यूक्रेन के पड़ोसी देश कौन सा है, रूस के पड़ोसी देश कौन सा है। इसको आप लोग मैप में एक बार जरूर अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था में आते हैं। अर्थव्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। अर्थव्यवस्था में अगर 12-13 प्रश्न पूछी जाती है तो 10 प्रश्न जो है कि करंट से, यानी इकोनॉमिक सर्वे के, सेंट्रल की इकोनॉमिक सर्वे बजट और बिहार की इकोनॉमिक सर्वे बजट और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, यही 3-4 सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछ दी जाती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में बजट देख लेंगे, केंद्र और राज्य दोनों की। राज्य का मतलब बिहार की बात कर रहा हूं मैं, केंद्र और बिहार। आर्थिक सर्वेक्षण देख लेंगे, कोई भी पब्लिकेशन वाले अगर जिस्ट निकाले हो बजट इकोनॉमिक सर्वे का, बहुत सारे प्रकाशन वाले निकालते हैं, तो उसको देख लेंगे, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण देख लेंगे, ठीक है। इसको भी केंद्र और बिहार का देख लेंगे। उसके अलावा लूसेंट देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि लूसेंट में विशेषकर जब से एनडीए गवर्नमेंट 2014 में आई है उसके बाद से बहुत सारी स्कीम लॉन्च की गई है, तो वो सब लूसेंट में काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है, तो लूसेंट को देख लेंगे। उसके अलावा अर्थव्यवस्था में एक प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक आती है, प्रतियोगिता दर्पण।
प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था करके, उसको भी जरूर से देख लेंगे। तो इकोनॉमी में मैं समझता हूँ कि इतना प्रश्न देख लेंगे, इतना मटेरियल को देख लेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो इकोनॉमी जो सेक्शन जो है वो काफ़ी जो है डायनेमिक है, इसमें बहुत सारे चेंज होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, इसलिए इसको आप बेहतर ढंग से करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट लोग काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। फिर साइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस से लगभग 30 प्रश्न पूछी जाती है, 10 प्रश्न फिजिक्स से, 10 प्रश्न केमिस्ट्री से, 10 प्रश्न बायोलॉजी से आती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करेंगे, लूसेंट जीके तो पढ़ेंगे ही, लूसेंट जीके में जो साइंस है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा लूसेंट विज्ञान की भी एक अलग पुस्तक आती है, ठीक है। लूसेंट जीके में तो एक साइंस रहती है, लूसेंट विज्ञान पढ़ लेंगे। उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन देख लेंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन, इतना चीज़ देख लेंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन में क्या है कि हर चैप्टर दी गई है, उसके बाद क्वेश्चन दी गई है, तो पता चल जाएगी कि हर चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो इतना 3 चीज़ को आप लोग बेहतर देख लेंगे। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि उतना ज़्यादा 1-2 प्रश्न पूछे जाती है एनसीईआरटी से, उसके लिए आप 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो होगी डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए आप इतना बुक को भी अगर कर लेते हो तो मैं समझता हूँ 30 प्रश्न में से आप एक 22-23 प्रश्न जो है कि आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ बिहार से भी प्रश्न जो है कि काफ़ी ज़्यादा पूछ दी जाती है। और बिहार में जैसे बिहार के हिस्ट्री से प्रश्न पूछ दी जाती है, बिहार के ज्योग्राफी से, बिहार के इकोनॉमी से कुछ प्रश्न, बिहार के पॉलिटी से रिलेटेड पूछ दी जाती है, या बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम शुरू की गई है किसी भी वर्ग के लिए, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या किसी के लिए या SC ST के लिए हो, वहाँ से प्रश्न पूछ दी जाती है। तो बिहार को भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो बिहार में क्या करेंगे, एक इम्तियाज़ अहमद की बुक तो देखेंगे ही, बिहार एक परिचय करके है जो इम्तियाज़ अहमद की बुक, इम्तियाज़ अहमद की बुक देख लेंगे। उसके अलावा KBC नैनो देख लेंगे, इसमें भी बिहार काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है, KBC नैनो की बुक देख लेंगे। उसके अलावा जो है कि रजनीश कुमार भी एग्ज़ाम के पहले, अब जब डेट फिक्स हो गई है तो निश्चित रूप से निकालेंगे, रजनीश कुमार की भी एक बिहार आती है, ठीक है। ये करेंट बेस्ड भी रहती है, इसको देख लेंगे रजनीश कुमार के। अच्छा, इम्तियाज़ अहमद देखेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव भी आ गई है 2024 एडिशन में कि, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिहार में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को ज़्यादा। अब करेंट की बात करें तो करेंट से भी लगभग 30 प्रश्न पूछ दी जाती है, और करेंट विगत पिछले 1-2 एग्ज़ाम जो हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा करेंट पूछने की मतलब पैटर्न चेंज हो गई है। पहले प्रश्न जो थे कि सारे जो एनुअल मैगजीन जो आते थे वहाँ से रहते थे, नहीं पिछले 2 एग्ज़ाम से देखी गई है कि अगर 30 प्रश्न पूछी जाती है तो 15 प्रश्न ही आपको मैगजीन में मिलती है, बाकी 15 प्रश्न जो होती है वो न्यूज़पेपर से उठाकर पूछ दी जाती है। तो BPSC के एग्जाम में न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करती है, ना केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मेंस के एग्जाम में भी। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर आप लोग अगर पूर्व में पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो अभी नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग किसी लाइब्रेरी में बैठकर 1 घंटा समय देंगे न्यूज़पेपर को, और पिछले जो 3-4 महीने की जो भी न्यूज़पेपर उसको अगर क्विक देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उसको आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसे मैंने भी करेंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती थी उसका एक अलग से एक नोट्स तैयार किया है। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं वो न्यूज़पेपर से जो भी कलेक्शन इकट्ठा किया हूँ वो अलग से वीडियो बनाकर मैं आप लोग को पूरा करेंट अफेयर्स करा दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोग के कमेंट का इंतजार करूंगा। यदि आप लोग कमेंट में कहते हैं कि नहीं सर आप करेंट अफेयर्स हम लोग को करा दीजिए, तो मैं करेंट अफेयर्स वहाँ से करा दूंगा। तो करेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक तो न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे ही, न्यूज़पेपर तो आप लोग पढ़ेंगे ही, विशेषकर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, ठीक है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र प्रकाशन भी करंट अफेयर्स की निकालती है बुक, तो घटना चक्र करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे।
एक एजुटेरिया भी निकालती है, तो इसको भी देख लेंगे। लेकिन ऐसे मैगजीन बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही है, ज़्यादा हेल्प आपको न्यूज़पेपर ही करेगी। लेकिन फिर भी आप लोग घटना चक्र और एजुटेरिया भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों पूछ दी जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे, आर.एस. अग्रवाल की बुक जो आती है इसको देख लेंगे। आर.एस. अग्रवाल की जो बुक आती है, और ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें से सब प्रश्न बनाएंगे, नहीं, जो एग्जाम्पल में जो 10-15 मैथ दी गई है उसको आप लोग देख लेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बीपीएससी में जो भी मैथ्स के प्रश्न पूछी गई है पिछले 10 साल में, एक बार उसको भी क्विक जो है कि सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि कई बार प्रश्न जो है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही डायरेक्ट उठाकर पूछ दी जाती है। तो एक तो आर.एस. अग्रवाल का बुक देख लेंगे और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिस पेपर के लिए क्या करें। आप लोग क्या करें, किसी भी प्रकाशन का, जो भी प्रकाशन हो जिसमें कि जो है कि गलत नहीं रहती है क्वेश्चन के आंसर, चाहे घटना चक्र हो या अन्य कोई भी प्रकाशन हो, किसी एक प्रकाशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किसी भी प्रकाशन का जो आपको अच्छा लगता हो, और उस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी जा रही है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछी जा रही है, तो उस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर भी पिछले 6-7 साल के प्रश्न को बढ़िया से कर लेंगे, क्योंकि कई बार 2-3 प्रश्न क्या होती है, प्रीवियस ईयर ही रिपीट कर दी जाती है। तो आप प्रीवियस ईयर देखे रहेंगे तो एक तो आपको पैटर्न पता चलेगी, दूसरा अगर कोई क्वेश्चन रिपीट की जाती है तो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन की या कोचिंग संस्थान की नोट्स आई हुई, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर आई है, उसमें से जो बेहतर लगे उसको भी आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने देखा, जैसे मुझे आस्था प्रकाशन की, आस्था कोचिंग इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में जो है, उसकी प्रैक्टिस पेपर अच्छी लगी, पैटर्न पे लगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत इजी भी नहीं थे। इसलिए मैं कहूँगा कि आस्था कोचिंग का प्रैक्टिस पेपर को आप लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, आस्था कोचिंग का प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस पेपर क्योंकि कई बार जो है कि बहुत सारे कोचिंग वाले काफ़ी टफ क्वेश्चन बना देते हैं और एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन नहीं आती है। इसलिए मुझे ये लगा कि पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आस्था प्रैक्टिस पेपर जो है कोचिंग का वो जो है रिकमेंड किया है। ऐसे और भी प्रकाशन की, अगर आपको जो बेहतर लगता हो उसको भी बना लें, लेकिन एक बार प्रैक्टिस पेपर भी जरूर से मॉक टेस्ट बना लें। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा आप लोग को कोई पुस्तक बताई गई है, यदि आप 65 डेज ही आप मान कर चलें और इसमें अगर इस बुक को फॉलो करते हुए क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे एक दिन पढ़ते हैं तो पूरे दिन भर सुबह से लेकर रात तक वो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे पढ़ते हैं तो पूरे दिन भर से लेकर रात तक ज्योग्राफी पढ़ते हैं। वैसे नहीं पढ़ें आप क्या करें कि जैसे अगर 10 घंटा अगर पढ़ाई करते हैं तो 1.5 से 2 घंटा का शेड्यूल बना लें। जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा हिस्ट्री पढ़नी है, फिर पॉलिटी पढ़नी है, फिर ज्योग्राफी पढ़नी है। इससे क्या होगा कि हर सब्जेक्ट आपका साथ साथ तैयारी होती चली जाएगी। ठीक है, नहीं तो ऐसे क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट छूट जाएगी। तो एक आपसे प्रेशर भी रहेगी कि आज मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ दिया अगर नहीं पढ़ेंगे तो। इसीलिए हर सब्जेक्ट पे 1.5 घंटा से देख लें कि जिससे जो आपका मतलब जो वीक सेक्शन है उस पर ज़्यादा समय दें, जिसके स्ट्रॉन्ग सेक्शन है आपका मजबूत है उस पर आप लोग कम समय दें। ठीक है, लेकिन विशेषकर आप लोग साइंस, इकोनॉमी, करंट पे ज़्यादा फोकस करें। तो इस पे जो है कि 2-2 घंटा टाइम दें। साइंस 2 घंटा, 2 घंटा इकोनॉमी, 2 घंटा करंट पे, 6 घंटा वैसे निकल गए। पॉलिटी से बहुत मतलब ये टफ क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है तो 1 घंटा पॉलिटी पे ही दें। ठीक है, फिर जैसे साइंस से भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछी जाती है तो इस पर आप बहुत ज़्यादा हो सकता है तो आप 1.5 घंटा समय दे सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 घंटा समय दें। ज्योग्राफी भी बहुत टफ नहीं पूछी जाती, इस पर भी आप 1 घंटा समय दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी, साइंस वगैरह पे थोड़ा सा करंट पे ज़्यादा समय दें।
ये 3 सेक्शन पे 2 घंटा समय दें। तो इस प्रकार से अभी आप 10 से 12 घंटा अपने लिए समय निकालें पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये 65 डेज जो है आपको जो है कि किस ढंग से आप यूटिलाइज करते हैं, यही जो है कि आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगी। क्योंकि इस बार सीट जो है लगभग 1200 से 1500 के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है, तो इतनी वैकेंसी काफ़ी दिन के बाद आ रही है और इस बार काफ़ी पोस्ट जो है 1200 से 1500 पोस्ट रहने की संभावना है। तो ये जो है इस बार काफ़ी बेहतर ढंग की पोस्ट है, चाहे वो बिहार प्रशासनिक सेवा की वो लगभग 200 पोस्ट है, डिप्टी कलेक्टर की 150 पोस्ट है, और भी विभिन्न विभागों की पोस्ट आई हुई है। तो इस बार बहुत बेहतर मौका है आप लोग के लिए, अगर कोई आप बढ़िया पोस्ट लेना चाहते हो तो। इसलिए ये 65 डेज में आप लोग किस ढंग से यूटिलाइज करते हैं ये आप पे डिपेंड करती है। क्योंकि अभी जो बीपीएससी के एग्ज़ाम जो हो गई है वो पीटी ही काफ़ी टफ हो गई है। कई बेहतर स्टूडेंट जो कि मेंस काफ़ी अच्छी तैयारी है, लेकिन वो लोग पीटी में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट इस बार पीटी निकाल लेंगे, मैं समझता हूं उनके लिए मेंस काफ़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि अब मेंस जो है कि जीएस पेपर और एसए पेपर पे ही मेरिट बननी है और इंटरव्यू के आधार पे। पहले ऑप्शनल थी तो किसी ऑप्शनल में कम मार्क्स आते थे, किसी में ज़्यादा आते थे। तो अब आपको लिए एक मतलब महत्वपूर्ण अवसर है, आप अच्छे से आप तैयारी करें पीटी की। यदि आप इस 65 डेज में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग पीटी में सफल होंगे और फिर आगे मेंस की बेहतर तैयारी कर लेंगे तो मेंस में और फाइनली भी सेलेक्ट होंगे। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको कुछ बुक बताई गई है और स्ट्रेटेजी बताई गई है कि किस सेक्शन पे ज़्यादा फॉलो करें। यदि आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।